हेलो दोस्तों, क्लास 8 हिंदी बसंत चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ हम पढ़ेंगे। देखिए, इस चैप्टर को कामता नाथ ने लिखा है और इस चैप्टर के माध्यम से कामता नाथ क्या कहना चाहते हैं वो हम चैप्टर के लास्ट में, इस पाठ के लास्ट में हम समझेंगे बहुत ही अच्छे से। तो उससे पहले इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना है और आप एक ही बार में समझ जाएंगे ध्यान से सुनने के कारण। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना कर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। अब देखिए, आप जनरली सोच रहे होंगे कि लाख की चूड़ियाँ क्या है। देखिए, लाख का मतलब पैसे से नहीं है, जैसे हम लाख समझते हैं, लाख करोड़, तो लाख का मतलब पैसे से नहीं है। इसका मतलब है कि लाख की चूड़ियाँ लाख नामक पदार्थ से बनती हैं। पहले लाख को गर्म करके पिघलाया जाता है, फिर लकड़ी के चौखट पर उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दिया जाता है। देखिए, यहाँ पे चूड़ी का आकार दिया गया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे गर्म करने के बाद पतला करके पिघला कर यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे किया जाता है। फिर उसे गोल बेलन जैसे गुटके में डालकर सही आकार दिया जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे एक गोल बेलन जो गुटका है, इसमें डाल के सही आकार दिया जाता है और फिर उसे रंग दिया जाता है। तो यही होती है लाख की चूड़ियाँ, इसलिए लाख वर्ड का यूज किया गया है। लाख नामक पदार्थ से ये सभी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर समझते हैं। सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था लेखक को? क्योंकि वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर लेखक को देता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार के बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। जैसा अभी हमने फिगर में देखा, आगे से क्या था, वो पतला, आगे से मतलब पतला था और पीछे मोटा था। लाख की चूड़िया का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया मतलब क्या होता है? एक बैठने वाला जो होता है उसे मचिया बोलते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता था। बदलू लेखक को क्या कहा करता था? तो वो है लल्ला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाता देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो जैसे ही जोड़ा बना लेता था तो उसे बेलन पर चढ़ा देता था और फिर उसे चुपचाप देखता रहता था, जैसे कि कोई वधू का कलाई हो, ऐसे वह देखता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। सोचिए वह कितना फेमस आदमी था कि उसी के बनाए हुए चूड़ियाँ गांव के दूसरे लोग भी लेके जाते थे और आसपास के जो स्त्रियाँ थी वो भी चूड़ियाँ, उसी की चूड़ियाँ पहनती थी बनाई हुई। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से ना बेचता था। समझ में आ रहा है? वो पैसे से चूड़ियों को ना बेचता था। वह उस समय वस्तु विनिमय का तरीका था। अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वह देखिए, वस्तु विनिमय क्या होता है? जब हम किसी भी सामान के बदले जब सामान लेते हैं, जैसे चूड़ी दिया और अनाज लिया, इसी तरह किसी भी वस्तु के बदले जब हम सामान लेते हैं तो उससे क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर
वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल देता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। समझ में आ रहा? जैसे ही विवाह का टाइम आता है किसी के घर, तो उस समय जो उसके जोड़े थे, बनाए हुए चूड़ियों के जो जोड़े थे, उस समय उसका भाव बढ़ जाता था, रेट बढ़ जाता था और उससे ढेरों सारे अनाज भी मिलते और वस्त्र मिलता। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो वह 2-4 बातें भी सुना देता। तो बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो यदि वह किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देख लेता था तो बदलू को उससे चिढ़ हो जाती थी। कभी कभी वह 2-4 तो बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात ही और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने में तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। समझ में आ रहा है? गर्मी की छुट्टी में तो हमेशा चला जाता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसके पिताजी का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता है और वो बहुत ही लंबे समय तक अपने मामा के यहाँ नहीं जाता है। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। वरले ही हाथ में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। यानी कि लेखक अपना परिचय देता है कि मैं बचपन में आपसे गोलियां बनवाकर लेके जाता था। उसको याद नहीं आता है बदलू को। तो बदलू फिर चुप रहा, मानो वह अपनी स्मृति पलट पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चरपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते क्या काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना या लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियाँ में होती हैं लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला,
कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा, यानी कि वह बूढ़ा हो गया था, तभी तो ज़्यादा देर तक खांस रहा था। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथ पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक शांत सोचता रहा कि इस मशीन युग ने तो कितने हाथ काट दिए हैं। हाथ काटने का मतलब क्या? बेरोजगार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, यानी कि लेखक बात बदलते हुए पूछता है कि आम का जो फसल है काका वो कैसा है, क्योंकि चुप्पी थी, शांति थी, इसलिए वो चुप्पी शांति तोड़ने के लिए ऐसा बोलता है। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए कैसे जाने दूंगा तुमको, वो बदलू बोलता है। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतना कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो उस समय 4 गुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे है, इसी साल यह पेड़ तैयार हुए हैं। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी कलाइयों में जो लाख की चूड़ियाँ थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। और इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो कामतानाथ है। देखिए कामतानाथ इस चैप्टर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी और मशीनें आ रही हैं, ये हमारा श्रम और समय तो बचाते हैं, साथ ही यह छोटे मजदूरों तथा समाज पर इन मशीनीकरण युगों का प्रभाव भी डालते हैं। और इन प्रभाव को हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि पहले जो हम चीज़ें उदाहरण के तौर पर हम देख लें तो जो पहले चीज़ें हम यूज करते थे उसका चीज़ या तो हमने बंद कर दिया यूज करना या फिर बहुत ही कम दिखाई पड़ेंगे। अब समझिए ये सारी चीज़ें जो नया परिवर्तन हो रहा है और जो नई युग कह लें हम, ये सब बदलने के कारण मशीनी युग का प्रभाव ज़्यादा आ गया है। तो इसमें जो ढेर सारे वर्करों का काम है वो अकेले एक मशीन कर दे रहा है। इस तरह मज़दूरों का जो दिनचर्या है या फिर मज़दूरों का जो कारोबार है वो सब ठप हो गया है। तो इसी पर फोकस करने के लिए, इसी पर ध्यान उन्होंने क्या करा है, इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने प्रकाश डाला इस पर, कामतानाथ ने। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए, कहानियों को सुनने के लिए तथा सभी प्रकार के चैप्टरों को पढ़ने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।